आपने कमल मुरारका जी का इंटरव्यू चंद्रशेखर जी के बारे में देखा और आपको उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली जो अक्सर लोग बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, कहीं लिखी नहीं गई। कई बातें तो पहली बार हमारे सामने आई। इस बार हम आपके सामने लेकर के आए हैं श्री दिग्विजय सिंह जी को। दिग्विजय सिंह जी चंद्रशेखर जी के समय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में रहे। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बहुत सारी घटनाएं हुई। उनमें से मुख्य घटनाओं के पीछे के कारण, वो घटनाएं किस तरीके से बनी, घटी कैसे, इसके बारे में हम पहली बार दिग्विजय सिंह जी से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में चंद्रशेखर जी की राय, जिसको आधिकारिक रूप से बता रहे हैं श्री दिग्विजय सिंह। चंद्रशेखर जी की सरकार में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बहुत सारा कुछ करने का चंद्रशेखर जी के मन में रहा होगा, हमें नहीं पता क्या था। दिग्विजय सिंह जी से जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर जी के दिमाग में था क्या, उनकी सरकार का नक्शा क्या उनके दिमाग में था। नक्शे का मतलब काम करने का नक्शा, और कितना काम वो कर पाए, कौन से प्रमुख काम दिग्विजय। देखिए, हम पहले आपको बता चुके हैं कि उन्होंने कैसे उनके इकोनॉमिक दो चीजों में उन्होंने अपनी सरकार का समय सीमा बांधा था। एक तो आर्थिक क्षेत्र में उनको क्या करना था और राजनीतिक क्षेत्र में उनको क्या करना था। राजनीतिक क्षेत्र में हम आपको पहले बता चुके हैं कि उनकी प्रायोरिटी थी अयोध्या के विवाद को सुलझाना और पंजाब में चुनाव कराना, यानी पंजाब में नॉर्मलसी लाना। दोनों काम उन्होंने अपने हिसाब से करके दिखाया था। मैं पीछे बोल चुका हूं उसके बारे में। जो उनके मन में आर्थिक रूप से काम करने का था इकोनॉमिक पॉलिसी पर, वो दो महत्वपूर्ण काम उन्होंने तय किए थे। वो एक तो था नौजवानों को रोजगार देना, और दूसरा काम उन्होंने तय किया था कैसे जो हमारा वेस्टलैंड है, खाली जमीन है, उसको हम कैसे हरा भरा करें। क्योंकि उनको लगता था कि इससे दोनों काम होगा, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति के साथ पैदावार बढ़ेगी, ग्रीनरी होगी, पर्यावरण होगा, और उसी से लोगों का रोजगार जुड़ा होगा। ये घटनाओं का जिक्र मैं पीछे कर। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस छोटे काल के सरकार में उनके अंदर थी, वो था राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड। उस पर वो किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और मुझको याद है कि एक बार वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे मैकनमारा हिंदुस्तान आए थे, और उस समय हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की हालत बहुत खराब थी। सच पूछिए तो 4 वीक 6 वीक कुछ ऐसे ही हमारा हालत था बैलेंस ऑफ पेमेंट करने का। दिन प्रतिदिन जो लोग विदेशी निवेशक थे या जो भारतीय मूल के लोग भी थे, उन्होंने भी पैसा खींचना शुरू किया था। तो ये दो महत्वपूर्ण चुनौती थी उनके सामने, एक तरफ नेशनल प्राइड और दूसरी तरफ देश की आर्थिक हालत। अब कर्जा कोई चंद्रशेखर ही तो लिया नहीं था। कर्जा लेने वाले लोग राजीव गांधी थे या उनके पहले इंदिरा गांधी, और जो खर्चा भी हो रहा था वो उन चीजों के ऊपर हो रहा था जिन चीजों से तत्काल देश के आर्थिक जगत का कोई रिश्ता नहीं था। जाहिर है, जब ऐसा चीज खर्चा आप करेंगे और उसका कोई हिसाब नहीं होगा तो उसकी भरपाई करने के पैसे का कोई इंतजाम तो हुआ नहीं था। मुझे याद है जब मैकनमारा आए और चंद्रशेखर जी से मिलने गए, और वो जो बाद में नरसिम्हा राव जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जिन बातों को किया, वो सारी बातें मैकनमारा ने चंद्रशेखर जी से भी डिस्कस किया था। और जो एक पूंजी, पैसा और अमेरिकी राजनीतिक ताकत, इन तीनों का इस्तेमाल मैकनमारा अपने शब्दों में कर रहे थे। मैं बगल में बैठा हुआ था चंद्रशेखर जी से, उनकी बातचीत हो रही थी। मैं इसलिए भी था कि मेरे पास फाइनेंस भी था, एक्सटर्नल अफेयर भी था, इसलिए मैं उनके पास बैठा हुआ था।
मुझे याद है जब मैकनमारा की वो पूरी बात सुन ली और मैकनमारा ने एक दबाव कहें या कुछ शब्दों के इजहार में उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि आपको ये काम अगर आप करेंगे तभी हम आपकी मदद कर सकेंगे, यानी IMF से पैसा, वर्ल्ड बैंक से पैसा आपको मिल पाएगा। तो चंद्रशेखर जी ने उनसे एक बात कही कि जितनी जरूरत हमको आपसे है पैसा लेने की, उतनी ही जरूरत आपको हमारी भी है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान अकेला देश, आप जितने देश को पैसा देते हैं सब जगह आपका पैसा डूब जाता है। भारत अकेला देश है जहां आपका सही समय पर पैसा वापस लौट जाता है, उसके जो सूद हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऐसी हालत में हमको नहीं लगता कि हमसे आप लेंडर हैं, लेकिन हमसे बड़ा बायर जो एक गारंटेड बायर या आपको कोई दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। बाकी फैसला आप स्वयं करें, हम इन बातों को नहीं मानते। और उसका इतना जबरदस्त दबाव हुआ मैकनमारा के ऊपर कि जो चीज भी हम सब लोग चाहते थे, और उसमें वर्ल्ड बैंक के साथ साथ IMF का लोन भी जुड़ा हुआ, उस हमें पहली बार हिंदुस्तान को IMF का लोन बिना हमारे वित्त मंत्री के गए वहां मिल गया। तो ये उनका एक काम करने का तरीका था जिसमें नेशनल प्राइड को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते थे, और शायद ये लोगों को पसंद भी था उनका ये जो तरीका था नेशनल प्राइड। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उस समय घटना घटी, वो घटी सोना गिरवी रखने का, जिसका बहुत से लोग बाद में हवाला देते हैं। और जब ये मौका आया और उनके खिलाफ एक बड़ा ये धब्बा सा भी लगा। राष्ट्रपति थे वेंकटरमन साहब, और वेंकटरमन ने कहा कि ये जो हमें सूद देना था विदेशी कर्जों का, उसके लिए आपको समय रहते उसका इंतजाम कुछ करना चाहिए। इसी दरमियान चुनाव घोषित हो चुके थे। चंद्रशेखर जी का ये मानना था कि जब नई सरकार आए वो इस पर फैसला ले, लेकिन वेंकटरमन साहब कहते थे कि नहीं, देखिए देश बड़ा है, सरकार से और आपसे या कोई जो दूसरा आएगा उससे, ये देश बड़ा है और इसलिए देश का ये चैलेंज आज है जिसको, चूंकि पद पर आप हैं तो ये आपको स्वीकार करना होगा। चंद्रशेखर जी ने ये सलाह राष्ट्रपति जी को दी कि हम करेंगे, लेकिन आप जरा और नेताओं से बात कर लें, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। और वेंकटरमन साहब ने उनसे कहा कि हमने सबको विश्वास में ले लिया है, और कुछ स्मगलिंग के सोने, वो कोई खजाने का सोना नहीं था, स्मगलिंग का सोना करीबन हमको याद है 13 टन या 14 टन सोना था, जो हमारे पास ट्रेजरी के बाहर पड़ा हुआ था। उस सोने को गिरवी रखने के बारे में चंद्रशेखर जी ने उसका दिन तय किया कि ठीक है, मैं दस्तखत करता हूं, आप दुनिया को पता चल जाए, लेकिन ये पोस्ट डेटेड में दस्तखत करता हूं। और उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने 23 मई को आखिरी पोलिंग होना था, उन्होंने 23 मई की डेट से दस्तखत कर दिया, पोस्ट डेटेड दस्तखत कर दिया कि ये दस्तखत करता हूं लेकिन पोस्ट डेटेड, और वो दस्तखत होकर चला गया। दुर्भाग्य से राजीव गांधी 21 तारीख को या 20 तारीख को उनकी हत्या हो गई, 20 तारीख को उनकी हत्या हो गई और चुनाव टल गया। और जब चुनाव टल गया तो जिनको, अब दिक्कत ये थी कि कांग्रेस में वेंकटरमन ने अगर विश्वास में लिया होगा तो राजीव गांधी को लिया होगा, और वही चले गए, और राजीव गांधी हमें जाहिर है दूसरों को तो बता ही नहीं होंगे कि हमसे वेंकटरमन की क्या बातचीत हुई, या बातचीत हुई भी तो कांग्रेस को, आप जानते हैं राजनीति में लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने देश की प्रतिष्ठा उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती हो। उनको लगा कि सोना, और हल्ला हुआ सोना गिरवी, सोना गिरवी, सोना गिरवी। और लेकिन
उसका सुखद पहलू यह है कि चंद्रशेखर जी ने तो 13 टन ही सोना रखा था। बाद में जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने 40 टन सोना गिरवी रखा और उसका कोई शोर नहीं, और उसका न कोई शोर, और उसमें कहा गया देश की इज्जत का सवाल है। ऐसा हो, मैंने जो पहला सोना चंद्रशेखर जी ने गिरवी रखा था वो अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ी रखा था, देश की ही इज्जत को बचाने के लिए रखा था। और दौलत होती क्यों है? दौलत होती है जब आपकी, और खास करके हिंदुस्तान में जो एक सोना रखने का प्रचलन घरों में है या औरतों में है, वो एक बुरे दिन के चेतावनी के रूप में चीज होती है। अगर बुरा दिन आया तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कोई 80 साल की औरत सोना रखे हुए अपने पास, तो बेचारी जेवर पहन के कोई घूम रही है या शहर में जा रही है या गांव में घूमती है, ऐसा नहीं। उसको लगता है ये मेरे बाल बच्चों का या मेरे लिए कभी कोई संकट आया तो उसका ये इस्तेमाल हम करेंगे। और शायद वो सोना इसीलिए था, और वो स्मगलिंग का सोना था जो कॉन्फिस्केटेड किया जाता है, वो कॉन्फिस्केटेड करके भारत सरकार का सोना था। और उसका ये दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना सरकार चलाने के समय उनको हुई, वो थी रिफ्यूएलिंग की। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और जिसमें इराक के ऊपर ये कहा गया था कि इराक ने कुवैत को हड़प लिया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन कुवैत को खाली कराए। और उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन था, भारत का भी वोट उसमें पड़ा हुआ था, यहाँ ये काम होना चाहिए। अमेरिका दुनिया को ये दिखलाना चाहता था, क्योंकि हम सब लोग सद्दाम हुसैन के व्यक्तिगत मित्र और इराक के देश के रूप में दोस्त थे। भारत से एक रिश्ता था और सारे राजनीतिक दलों का उसमें एक यूनानिमिटी थी, और जिस तरह से हर संकट पर सद्दाम हुसैन खड़े रहते थे भारत के साथ, उससे वो और प्रगाढ़ होते गया। हमारी इकॉनमी एक तरह से जो रोल कर रही थी उसमें बड़ा योगदान था, क्योंकि सारा डेवलपमेंट का काम जो वहाँ पे हो रहा था उसमें भारत को लगाया गया था, चाहे वो मकान बनाना हो, चाहे रेलवे लाइन बनाना हो, चाहे तेल खोदना, जितनी भी भारत की क्षमता थी उसमें एक दौर तो ऐसा था जब भारत के लाखों लोग इराक में काम कर रहे थे। हमारे रेलवे के 30-30 हजार लोग एम्प्लॉय काम करते थे वहाँ, जो चौतरफा रेलवे लाइन जो बिछाने का काम था वो अपना भारत का रेल का था। और ये हम देश में कंसिस्टेंट कह भी रहे थे, लेकिन युद्ध में हम एक तरह से खामोश थे। तो अमेरिका ये चाहता था कि वो दुनिया को ये दिखाए कि इस युद्ध में भारत भी साथ है, और उनका दबाव था कि हमें तेल लेने की इजाजत भारत में मिले रिफ्यूएलिंग के लिए। ये संकट की बात थी चंद्रशेखर जी के लिए, क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड नेशन में आपका कमिटमेंट था पहली सरकार का, और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन और इराक भारत का दोस्त था। वैसी हालत में एक जन भावना भी सद्दाम हुसैन के साथ थी और इराक के साथ, तो वैसी हालत में उनके लिए दुविधा था। लेकिन जो बार बार दबाव आता था इंटरनेशनल कमिटमेंट का, उसमें वो एक तरह से लाचार थे। और तब उन्होंने सोचा कि इसका एक रास्ता है। हम सब लोगों से उन्होंने कहा कि मैं सारे दल के जो महत्वपूर्ण लोग हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ और मैं पूछूं कि ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए। राजीव गांधी से सबसे पहले उन्होंने पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से पूछा, क्योंकि यही 3 स्थापित नेता थे जिनके पीछे संसद से लेकर देश में लोग थे। और तीनों ने एक स्वर में कहा कि ये तो कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को ऑनर करना देश की जिम्मेवारी है, इसलिए आप इसको रिफ्यूलिंग तो कराना पड़ेगा। और जब रिफ्यूलिंग हो गया, अमेरिका के जहाज को चेन्नई में तेल भरवा दिया गया, तो इस देश में एक राजनीतिक माहौल बिगड़ने की हर लोगों ने कोशिश की। मैं अगर सच कहें आप उसमें, तो एक अटल जी की भूमिका सराहनीय थी। मुझको याद है मैं अपने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग कर रहा था और अटल जी ने कहा कि भाई, गुजराल साहब उस कमेटी के मेंबर थे, भारत के विदेश मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। गुजराल साहब ने, अटल जी ने कहा कि भाई हम आप लोगों की भाषा से
हतप्रभ है। आप सबों ने चंद्रशेखर को कहा था, मुझको चंद्रशेखर ने बताया है, चंद्रशेखर जिंदा है, करने वाले लोग जिंदा हैं, जिन्होंने सलाह दी वो जिंदा है कि हाँ साहब ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इसको ऑनर किया जाए। और आप आज उनको एक राष्ट्रद्रोह के रूप में आप सब लोग एक पिक्चर उनका बना रहे हैं। ये देश के लिए और किसी व्यक्ति के लिए गलत होगा, फिर लोगों का विश्वास नहीं रहे। मुझको लगता है अटल जी के इस भाषण के बाद थोड़ा कांग्रेस के लोगों में भी कुछ उनकी चेतना लौटी और फिर थोड़ा जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की तरफ से गुजराल साहब उस सभा में बैठे हुए थे, कंसल्टेटिव कमेटी, उन्होंने भी अपनी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन और बदलाव किया। और उसमें मुचकुंद दुबे जी फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि ये तो आप ही के समय हुआ था गुजराल, और गुजराल साहब के पसंद थे मुचकुंद दुबे। तो उस हिसाब से लेकिन देश में माहौल बिगड़ चुका था और उसमें जो एक होता है कि वो उसमें एक सांप्रदायिक तनाव भी हमको दिख रहा था। गाजियाबाद के पास गोली चल गई, लोग मर गए, और चंद्रशेखर इन चीजों से विचलित हुए और विचलित होकर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को, बुश को, उन्होंने कहा कि अब हमने आपको दिया है, मैं वापस नहीं करूंगा रिक्वेली, लेकिन मेरे देश में तनाव बढ़ रहा है, बेहतर ये होगा कि आप स्वयं इसको अपनी तरफ से वापस कर लें या रोकें, क्योंकि मैं अपनी कई समस्याओं से मैं एक समस्या को और नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जैसा हमने कहा थोड़ा सांप्रदायिकता का भी ये दिखने लगा था इस देश में। और बुश ने वापस कर लिया। उसकी एक दिलचस्प घटना मैं आपको बता दूं। बुश साहब के पास जब ये चिट्ठी पहुंची तो हमारे एम्बेसडर थे वहां आबिद हुसैन साहब। आबिद हुसैन साहब वहां गए और उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का विशेष पत्र था दिया। उस पत्र को देखने के बाद बुश ने कहा कि हम आपके प्रधानमंत्री से बात करना चाहेंगे। अब वहां तो दिन था, यहां रात, और देर रात। चंद्रशेखर जी के यहाँ एक उनका नौकर हुआ करता था राय, जो टेलीफोन के पास सो जाता था। 3 बजे वहां से आबिद हुसैन साहब ने फोन किया, तो जब वो राय साहब थे चंद्रशेखर जी के, उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बुश बात करना चाहते। अब आबिद हुसैन साहब के दिमाग में ये आया ही नहीं कि बुश, उस गरीब आदमी को क्या पता कि बुश कौन है। उसने कहा ये 3 बज रहा है, अब बुश हो या मर्फी, हम इस समय चंद्रशेखर जी को नहीं जगाएंगे। तो आबिद हुसैन साहब ने फिर मुझको फोन किया कि दिग्विजय जी वहां तो फोन उठाने को कोई तैयार नहीं है। हमने कहा चिंता मत कीजिए, मैं इधर से कहता हूँ, आप 10 मिनट बात करें। फिर मैंने राय को समझाया, मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी को कहूँ मैं बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने चंद्रशेखर जी को जगाया और मैंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति फोन पर आपका इंतजार कर रहे हैं, वो 10 मिनट से पहले से आधा घंटा से, अगर आप थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन आप, और उन्होंने बहुत सहजता से उसको स्वीकार कर लिया। और फिर बुश ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि नहीं, आपकी सलाह से मैं सहमत हूं और अब मैं हिंदुस्तान से नहीं करूंगा। तो किसी समस्या को, चुनौती को, जो चंद्रशेखर जी का एक अपना तरीका होता था, स्टाइल होता था, वो होता था कि चुनौती होती थी तो कभी घबराते नहीं थे चंद्रशेखर, चुनौतियों का सामना करते थे और इसका हल वो स्वयं उसका निकाल के लोगों के बीच में रखते थे। ये हम लोगों ने कई बार इस तरह, जब भी थोड़ा बहुत उनको हम लोग देखते थे सरकार में कोई चुनौती आई तो उसको सहज स्वीकार करके उसका निदान ढूंढने की कोशिश करते थे। चंद्रशेखर जी के समय एक मोटा अंदाजा ये लोगों ने लगाया कि उनके कुछ पूंजीपतियों से काफी गहरे रिश्ते हो गए थे। तो कुछ नाम मैं लेता हूं जिनके ऊपर कमेंट करें, जैसे हिंदुजा, धीरू भाई अंबानी, बिल्कुल गलत,
सच पूछिए तो धीरू भाई अंबानी पर तो उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट निकाल दिया। अब वो उसमें ये क्या घटना थी? ये घटना थी, कोई केस मुकदमा था, पहले से चला आ रहा था, और उस समय सॉलिसिटर जनरल थे गिरी साहब, बहुत एमिनेंट लॉयर थे, और उन्होंने कहा कि भाई इस पर तो हमसे लीगल ओपिनियन मांगा गया है कि क्या करें, कोई टैक्स वगैरह से जुड़ा हुआ क्या, किस चीज से जुड़ा हुआ था ये हमें नहीं मालूम, लेकिन चंद्रशेखर जी से उन्होंने पूछा, चंद्रशेखर जी ने कहा भाई जैसा कानून कहता वैसा काम करो। तो उन्होंने कहा इन पे तो वारंट निकाल लेगा, तो कहा निकाल दो। और फिर बाद में वो वारंट नहीं निकल पाया, उसकी एक अलग कहानी है, मैं उसके बहुत नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी जानकारी धीरू भाई को पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ, और शायद चंद्रशेखर जी की सरकार के गिराने में ये एक भूमिका भी हो सकती है। धीरू भाई की भूमिका थी क्या? हो सकती है, ऐसा लोग उस समय के मानते हैं, चंद्रशेखर जी मानते थे कि जो कैतरफा हुआ, एक तो था कि बाबरी मस्जिद तो पंजाब का समस्या का हल चंद्रशेखर जी निकाल दिए थे, और वो एक खुशी में जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों ने राजीव गांधी को कह दिया, और फिर राजीव गांधी को लगा कि कुछ लगता है कि जो पूंजीपतियों का दबाव था उसमें ये दबाव भी एक हो सकता है चंद्रशेखर जी की अपनी मान्यता थी। जब तक हमसे उन्होंने कई बार ये बात कही कि हमें लगता है कि हमारी सरकार को गिराने में इन लोगों की भूमिका थी, और ऐसा पता भी चलता है या लगता भी है कि जब ये उसी समय की घटना घटी थी तो उस घटना से चंद्रशेखर जी को इसका अंदाजा या एहसास होता था। वीपी सिंह जी के समय हिंदुजा कभी भी साउथ ब्लॉक में नहीं आ पाए थे, लेकिन चंद्रशेखर जी के समय सुना मैंने कि अशोक हिंदुजा, जहाँ तक मेरी जानकारी है चंद्रशेखर जी के जमाने में कभी हिंदुजा और ये लोग साउथ ब्लॉक नहीं आए मिले, जहाँ तक मेरी जानकारी। और बिरला और आरपी गोयनका से कैसा रिश्ता था? देखिए चंद्रशेखर जी के बारे में एक बात बता दूं, वो डायलॉग में हमेशा यकीन करते थे, और जब वो पंजाब के टेररिस्टों से बात कर सकते थे तो वो बिरला से भी बात करते थे, धीरू भाई अंबानी से भी बात करते थे, हिंदुजा से भी वो उनको बात करने में कोई परहेज नहीं थी। ये मैं उनका स्वभाव जानता हूं, उनको किसी भी आदमी से बात करने में परहेज, जो निकृष्ट आदमी से निकृष्ट आदमी समाज का होता था, वो बात करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे जिनसे आज तक हम लोग बात नहीं की, हमारी बात ही चित नहीं हुई कभी, जबकि मैं उनको चंद्रशेखर जी का करीब में हमेशा देख, लेकिन उनके फैसले में कभी चंद्रशेखर जी का उन लोगों का दबाव हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पर एक इंप्रेशन और है बहुत बड़ा कि चंद्रास्वामी चंद्रशेखर जी के फैसलों को प्रभावित करते थे। मैं नहीं जब कह सकता, मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने स्वयं कई काम ऐसे देखे हैं जिसमें चंद्रशेखर जी कानून को किनारे करके कोई काम किए हों, क्योंकि मुझको आज तक कोई एक उदाहरण ऐसा नहीं कोई बता पाया उनके कोई आलोचक तो ये कह सके कि चंद्रशेखर जी ने चंद्रास्वामी के कहने पर ये काम किया। क्या इसका कोई सबूत मिला हो कि चंद्रास्वामी ने कह दिया हो और चंद्रशेखर जी ने? ऐसा नहीं, एक बार भी हमने नहीं देखा, बल्कि उल्टा मैं कहता हूं, ये एक बार जब चंद्रास्वामी जी आ रहे थे विदेश से, उन पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कोई मुकदमा कर दिया था या क्या किया था, जिससे वो चले गए थे, हिंदुस्तान में नहीं थे जहां तक मुझको याद है। और जब आ रहे थे तो लोगों को लगा कि तो चंद्रशेखर जी के खास आदमी है चंद्रास्वामी, इसलिए चंद्रशेखर जी कहेंगे कि उनको आने पर कोई रोक टोक नहीं लगे। लेकिन सच पूछिए तो उनको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा, और तब चंद्रास्वामी हिंदुस्तान में, तो इसलिए कानून अपने जगह पर चल रहा था, उनके संबंध दोस्ती वो अपने जगह पे थे। अगर उनकी दोस्ती थी या संबंध था जिसकी बहुत कीमत उनको अपने राजनीतिक जीवन में चुकानी पड़ी, ये भी मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रशेखर जी की तरफ एक तरफ तो उनका क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी बोली चाली, व्यवहार, आचरण, जिस तरह से रहते थे साधारण तरीके से, और दूसरी तरफ इन लोगों की संगत, ये कुछ तालमेल लोगों को अच्छा नहीं लगता।
उनके चाहने वाले लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और कभी चंद्रशेखर जी इन लोगों को ऐसे, मुझसे तो कभी उनका परिचय नहीं करवाया। हम इतने दिनों से साथ थे, रहे, अंत तक चंद्रशेखर जी ने कभी हमारा परिचय नहीं करवाया। ऐसा भी मौका मिला जब हम 2-2 घंटा 4-4 घंटा एक ही कमरे में बैठे हुए। तो ये उनका, वो जानते थे कि इसकी जिम्मेवारी क्या है, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री पद से जब वो हटे और चुनाव हार गए, शायद उसके बाद अकेले वो जीते, तो एक तो उनकी जिंदगी है कि लोकसभा में हारने के बाद भी, इतनी बड़ी हार के बाद जो प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन जब भी चंद्रशेखर जी खड़े होते थे, हम लोग दर्शक भी घर से देखते थे कि पूरा हाउस खामोश हो जाता था, उनकी बात सुन जाता। पर आखिरी दिनों में वो बहुत निराश थे इस डेमोक्रेटिक सेटअप से। देखिए, हुआ ऐसा था कि चंद्रशेखर जी को निराशा का दौर सच पूछिए तो जिस दिन राजीव गांधी के साथ उन्होंने संबंध बनाए थे सरकार चलाने का, और उसमें मिनिमम साल भर तय हुआ था सब लोगों से, यहां तक कि वो राष्ट्रपति को भी कहते आए थे, जो राष्ट्रपति वेंकट रमन ने अपनी किताब में लिखी भी कि राजीव गांधी ने कहा था कम से कम 1 साल हम समर्थन करेंगे। और जिस तरह से 4 महीने में उनकी सरकार, और 4 महीना क्यों कहें, राजीव गांधी तो 15 दिन महीने भर से ही एक अलग राय रखने लगे और वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे जो इंदिरा गांधी और चरण सिंह के समय हुआ था। चंद्रशेखर जी को उससे बहुत आहत लगा कि राजीव गांधी व्यक्ति नहीं थे, राजीव गांधी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी था, प्रधानमंत्री थे इस देश के, और प्रधानमंत्री के पद पर कहा हुए आदमी के बात का अगर भरोसा नहीं आदमी करे तो क्या करे। ये एक तो उनको इस बात का तकलीफ हमेशा, और दूसरा जिसके लिए वो प्रधानमंत्री बने थे उन कामों को एक तरह से न करने दिया गया या नहीं हुआ, इससे चंद्रशेखर जी परेशान थे। और जैसे ही मनमोहन सिंह से भी हुआ आहत, मनमोहन सिंह से इसलिए आहत थे कि मनमोहन सिंह उनके सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, और मनमोहन सिंह जी का जो चरित्र था पिछले 40 वर्षों से भारतीय अर्थनीति के बारे में, शायद उसी से प्रभावित होकर उन्होंने उनको इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया था। जो हिंदुस्तान का मूलभूत आर्थिक सिद्धांत था उसको उन लोगों ने प्रतिपादित किया था, उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। साउथ का जब मसला चला था तब मनमोहन सिंह जी उसकी वकालत किए थे। इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो हर पद पे रह के उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिसको चंद्रशेखर जी चाहते थे, और शायद यही वजह थी कि चंद्रशेखर जी ने उनको अपना आर्थिक सलाहकार बनाया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और पलटी और वो वित्त मंत्री, वो भी एक अलग कहानी है जो वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने पूरी पॉलिसी ही बदल दी, रिवर्स। तो चंद्रशेखर जी को ये लगा कि एक आदमी अपने जीवन का 60 साल एक तरह से जिया हो, एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता रहा हो, और अचानक वो पूरी पलटी खा जाए, ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये भी उनके लिए बहुत एक चिंता की बात। चंद्रशेखर जी क्या किस तरह से देखते थे मनमोहन सिंह के इस परिवर्तन को? ये सब उनके समझ में नहीं आती थी, हमेशा हमसे कहते थे। बल्कि आपको याद होगा पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, बजट पर ही भाषण हो रहा था, और नरसिम्हा राव जी ने उठ के कहा कि चंद्रशेखर जी, हमने तो आपके ही आदमी को वित्त मंत्री बनाया ये सोच के कि ये आपके इकोनॉमिक एडवाइजर थे, तो जो आपकी सोच है उसको यहां भी प्रतिपादित ये कर रहे हैं, यहां भी उसको रेखांकित कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी ने उठ के खड़ा होकर कहा कि भाई ये मेरे आर्थिक सलाहकार थे, ये हमारे वित्त मंत्री नहीं थे। और कहा उन्होंने कि भाई जिस चाकू से मैं बैगन काट रहा था आप उससे दिल का सर्जरी करने लगे, तो ये तो आपका दोस्त, चाकू का दोस्त थोड़ी है। मैं तो इनसे सलाह ले रहा था ना, फैसला करना हमारा काम था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम था, आप तो उल्टा कर दिया। तो ये एक उनको उनके मन में, और कभी कभी वो व्यथित होकर ये बात, आप पार्लियामेंट के उस डिबेट को देखेंगे पुराने दिनों के, तो उसमें आपको ये नजर आता है। कभी कभी मनमोहन सिंह जी भी उनके प्रहार से बड़े बौखला जाते थे। तो चंद्रशेखर जी क्या कहीं उनके दिमाग में था कि ये एक तरह की कंट्री से डिसऑनेस्टी की है मनमोहन सिंह ने?
उनको ये लगता था कि अपने सिद्धांतों से किया है। ये कंट्री, ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी राष्ट्रभक्त आदमी है, तो नहीं, मेरा कहना वही है, कंट्री का मतलब वो सिद्धांतों से डिसाइड। अपने, हाँ, सिद्धांत तो इसमें तो देखने बहस करने जैसी कोई बात ही नहीं। 60 साल तक उन्होंने जिस इकोनॉमिक पॉलिसी को चलाया उसको रिवर्स गियर में ला दी। अब देश का फायदा हुआ नुकसान हुआ वो अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, कुछ लोग उसको मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। बहुत से लोग कहेंगे जो कुछ हुआ देश में उसी पॉलिसी के चलते हुआ, लेकिन उन्हीं के एक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और राज्यसभा में उसी सरकार के द्वारा लाए गए थे, श्री अर्जुन सेन गुप्ता, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस देश में 74 करोड़ लोग हैं जो 20 रुपये पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ दौलत का चकाचौंध भी देश में 20 साल में दिखा है, लेकिन वो दौलत सिमट के 20% लोगों तक है, 80% तक वो दौलत नहीं पहुंची है। तो अब प्रायोरिटी क्या है वो आप देख सकते हैं कि हाँ, दिल्ली शहर चकाचौंध हो गया, दिल्ली शहर में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, वो चकाचौंध करेगा, वो एक अलग चीज है। भारत के अंदर कई भारत बनते जा रहा है कि आपको नरेगा से लेके बीपीएल की सूची बनानी पड़ रही है। अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसी इतना सफल होता तो आज शायद बीपीएल की सूची बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आज तो सिर्फ मेरे ही राज्य में बिहार सरकार ने लिख के भेजा है कि हमारे यहाँ 1.5 करोड़ परिवार ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है और बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसलिए उनको गेहूं, चावल, चीनी का राशन तेल, इन चीजों के लिए जो सरकार मुहैया। 1.5 करोड़ का मतलब होता है क्या? 1 करोड़, एक परिवार में औसतन 5 आदमी माना जाता है। 1.5 करोड़ का मतलब है 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 8 करोड़ बिहार की आबादी और 7.5 करोड़, तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी का तो कोई वहां असर नहीं हुआ। और ये एक जनरल, जब उन्हीं के चूंकि अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया और न डिनाई किया, तो अब उस इकोनॉमिक पॉलिसी पर ये डिबेट हो सकती है। और चंद्रशेखर जी को दुख ये लगा कि भाई जो एनडीए की सरकार आई वो भी उसी तरह से काम, हम लोगों से लड़ते थे, कहते थे हमसे भाई तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। तो ये उनके जो एक जीवन में निराशा का बोध आता था वो इन्हीं चीजों से आता था। आखिरी दिन में और क्या क्या उनको अफसोस रहा हिंदुस्तान के, मतलब किन चीजों के फेल्योर में वो अपने को मानते थे कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर पाया या मैं उसको नहीं रोक पाया? सबसे हमने प्रारंभ में कहा था कि चंद्रशेखर जी उस दौर के लोग थे जिन्होंने अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी में भी लड़कर इस देश को आजाद किया था, और उन्हीं लोगों ने या उनके सिद्धांतों ने उनको भी प्रभावित किया था राजनीति में आने का। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो इस देश में 82% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे बीपीएल की लिस्ट में, ये तो आंकड़ा है। तो उस गरीबी में भी अगर उतने बड़े माइटी पावर से लोग लड़के, अंग्रेज पे मामूली ताकत नहीं था, जिसके साम्राज्य का 24 घंटा सूरज उगा रहे, हिंदुस्तान में डूबे तो अफ्रीका में, अफ्रीका में डूबे तो दक्षिण अमेरिका में, सब दुनिया के तोप, गोले, बंदूक, हथियार सब अंग्रेजों के पास। लेकिन गांधी के नेतृत्व में गरीब लोग लड़े थे, कोई राजा महाराजा लड़ने नहीं आए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, या जो बहुत अच्छा कपड़ा और खाना और अंग्रेजी बोलने वाले नहीं लड़ने आए थे, गरीब लोग जिनको अपने घर में 2 शाम के भोजन का इंतजाम नहीं था, वो लोग लड़े। तो और उन लोगों ने लड़कर अपने नेशनल प्राइड, उसमें क्या था, आजादी की लड़ाई क्या थी, नेशनल प्राइड, कहीं हम गुलाम नहीं रहेंगे, गोली मार दो उनको। भगत सिंह यही कहा ना, फांसी चढ़ाओ। और भगत सिंह का नाम हो गया, लेकिन ऐसे कितने लोग थे जो गोली खा लिए, घर उजड़ गया, पुलिस ढहा दी, आर्मी ढहा दी, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये था नेशनल प्राइड। और उसी के आउटपुट में चंद्रशेखर जी भी अगर बचपन उसी में पैदा हुए होंगे, वही उन लोगों ने देखा होगा। 1927 की पैदाइश है, 27 और 47, 20 साल, तो जो जवानी का पिक है, टीन का जो आप कहते हैं, उसमें तो उन्होंने ये चीज देखा था नेशनल प्राइड का। और उस जगह, वो तो जिस जगह से आए थे, बलिया तो 1942 में आजाद हो गया था। यहां से चिट्ठी तार भेज दिया गया था इंडिया हाउस को कि बलिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये अंग्रेजों ने वाइसराय ने भेजा। अब बात आई आपकी किस बैकग्राउंड में चंद्रशेखर जी का बचपन से लेकर जवानी की इनिशियल स्टेज बीते थे।
हाइट ऑफ द नेशनल प्राइड जिसको आप कहते हैं कि पूरी सेना, पूरा फौज, पूरी ताकत, और जिस जगह जिस मिट्टी में वो लोग पढ़ते थे लिखते थे वो आजाद, भले आजाद हो। तो जाहिर है कि ऐसे आदमी को उसका नेशनल प्राइड हमेशा हॉन्ट करते रहा। और जब उनको दिखता था, लगता था कि हमारे देश के नेता, माफ करेंगे, नरसिम्हा राव जी के समय से प्राइड घटता गया, अमेरिकन का, दूसरे लोगों का, ये जो दौलत के ठेकेदार हैं दुनिया के कुछ देश, उन लोगों ने इस देश का प्राइड घटाया और उसमें हमारे लोग का। और ये चीज उन्होंने इंदिरा गांधी में देखा था कि वो नेशनल प्राइड वाली थी। अब इंदिरा जी भी उसी दौर की थी, थोड़ा सा उम्र में उनसे बड़ी थी, 10 साल उनसे बड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट देखा था इंदिरा जी ने। जवाहरलाल को अपने बाप को देखते थे कि भाई वो तो हर दिन जेल ही में रहने को तैयार, अच्छे घर परिवार में पैदा होने के बावजूद जेल उन लोगों का घर बना। वो क्या था? नेशनल प्राइड। उसको आप जितना डिफाइन करें, भारत माता और देश और राष्ट्रभक्त, बेसिकली तो प्राइड था ना कि भाई हम गुलाम नहीं रहेंगे, तुम बाकी जो कर लो। एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर जी अपने बाद के, क्योंकि वो तो उम्र में भी ऊपर पहुंच गए थे और राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके थे, वो किन नेताओं में संभावना देखते थे जो सेकेंड रैंक की लीडरशिप है? ये लीडरशिप है हमारे बीच में, नेता हैं हर किसी भी पार्टी में, किसी में कोई संभावना देखते थे, या जिंदगी के आखिरी दिन इस हिसाब से निराशा में उनके रहे, उनको कोई आशा ही नजर नहीं आती थी क्या होगा? देखिए, अब चंद्रशेखर जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि वो किसको अपना उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे या उन बातों को आगे बढ़ाने के रूप में देखते थे। 2-3 बात उनके मन में थी कि भाई जो इस काम को कर पाएगा वो अब बड़ा जोखिम भरा काम है, ये वो हमेशा मानते थे। और इसीलिए वो कंसिस्टेंटली उनकी राय हर चीजों पर एक स्थिर राय थी। टेलीविजन के बारे में जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई सती सावित्री का कल्चर और स्टार टीवी दोनों साथ नहीं चल सकता है। आप चाहोगे कि आपका कल्चर भी चलता रहे और ये सारे 300 टेलीविजन चैनल भी चलाओगे, तो ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। और यही सोच उनके हर चीजों में थी, यही सोच उनकी आर्थिक नीति में थी। और आज कुछ हद तक हम लोग को सही भी दिख रहा है कि भाई आर्थिक नीति में अगर 74 करोड़ लोग 20 रुपए पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ये कहने वाले आदमी को अभी तक सरकार ने कहा नहीं कि नहीं साहब तुम गलत बोल रहे हो, तो चंद्रशेखर जी तो ठीक है कि भाई गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर होगा जो आप आर्थिक नीति चला रहे हो। और उसमें वो कहते थे कि भाई अमेरिका का आप मॉडल चलाना चाहते हो। अमेरिका अपने 12-15% जो काले लोग थे, मतलब जो उनको ब्लैक हैं, उनकी तो कोई सुरक्षा दे नहीं पाए। आज जो उनके इकोनॉमी में डिस्पैरिटी है कि ब्लैक लोग अभी भी भीख मांग रहे हैं अमेरिका के सड़कों पर, उनकी जिंदगी जो है वो जानवर से बदतर। तो ये कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी है कि एक तरफ तो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान में लोग जिंदगी जी रहे हैं वो वहां के वो लोग जिंदगी जी रहे हैं ब्लैक की जिंदगी। तो इसलिए यही इकोनॉमिक पॉलिसी आप यहां ला रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी से यहां भी वही होगा जो अमेरिका में। अगर मॉडल वही है तो गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर होगा आपके मॉडल के हिसाब से, इस इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। और बात आज बिल्कुल ठीक उनकी नजर आई। हिंदुस्तान में 20-25 घराने हजारों करोड़ के मालिक हो गए 10 ही साल में, और गांव में तो जिंदगी सुधरी नहीं। आपको जॉब गारंटी स्कीम लाना पड़ता है। सरकार ही अभी कह रही है कि 22 से 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे, माने 2 शाम की रोटी नहीं। और जहां ये समस्या है वहां आप देख लें कि धीरे धीरे ये नक्सलवाद फैल रहा है। कानून व्यवस्था ही सिर्फ नक्सलवाद नहीं, नक्सलवाद उन्हीं जगहों में फैला जिन जगहों में गरीबी सबसे ज्यादा चरम पर है। उनको लगता है कि हम नेशनल मिनिस्ट्री में नहीं है। दिल्ली की चकाचौंध से जो ग्वाल पहाड़ी और कौन लालगंज और जो नाम दिया जाता है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ क्या ज्यादातर हिस्सा बंगाल का, ये सब वो इलाके जहां पर लोगों ने दौलत क्या होती जानती नहीं। शहर से उनका एक ही रिश्ता है, नमक लाने के अलावा कुछ नहीं। जो बेचारे वहां पैदा करते हैं वो खाते हैं, जो जानवर को या जो शिकार कर लिए वो उनका भोजन। तो अब ऐसी हालत में जो चंद्रशेखर जी 20 साल पहले वार्न की, वो बात तो सही नहीं कर रही है। तो इसलिए दुख ही इन सवालों से थे, और उनको मालूम था कि, और यही शायद हमको लगता है जो दूरदर्शी नेता में, जो इसको हम लोग स्टेट्समैन कहते हैं, स्टेट्समैन में और जो सो कॉल्ड लीडर, वो हम लोगों को डांटते रहते थे। कभी कभी हम लोग कोई बात को कहते थे, सर आप ये गलत बोल रहे हैं। कहते थे भाई देखो, एक फर्क हमेशा याद रखना, सिनेमा का निर्माता और नेता दो अलग चीज। सिनेमा का निर्माता वो काम करता है जो लोग चाहते हैं, गाना भी हो जाए, बजाना भी हो जाए, मार भी हो जाए, कत्ल खून खराबा भी हो जाए, और फिर मिलन हो जाए। ये सिनेमा क्योंकि लोग ये चाहते हैं। नेता अगर लोगों से गाइड होगा तो वो नेता नहीं। नेता वही है जो अपने नेतृत्व में लोगों को अपने साथ ले चले, वो नेता कहलाता है। भले वो 5 ही आदमी काहे नहीं रहे, 5 आदमी तो रहे। और हमेशा वो इन लोगों का नाम देते थे, माओ सेतुंग का, गांधी का, हो ची मिन का, लेनिन का। भाई ये लोग जब आए थे तो लोग थोड़ी उनको गाइड किए, इन लोगों ने लोगों को गाइड किया। ये बात सही है कि जब शुरू में काम किए तो लोग इनका मजाक उड़ाए, मजाक से भी लोग नहीं घबराए, आगे बढ़ते गए तो उसी का लोग विरोध करने लगे। और जब मजाक विरोध से भी नहीं घबराए, लोग आगे बढ़ते रहे, तो जो लोग मजाक विरोध कर रहे थे वही लोग जिंदाबाद का नारा भी लगाए। तो इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं। हम 5 ही रहे, 2 रहे, 1 रहे, 10 रहे, ये हम इसको बोलते रहते हैं। अब इसी सवाल का आखिरी सवाल का दूसरा हिस्सा, चंद्रशेखर जी ने आपको, आपके जैसे और 2-3 लोग हैं, उनको प्यार दिया, उनको आगे बढ़ाया, जिसको कहते हैं कि एक पैतृक संरक्षण दिया। पर चंद्रशेखर जी ने अपने बेटों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो सिद्धांत रूप से मानते। मैं तो उसका एक गवाह। 2004 में चुनाव हो रहा था, और चंद्रशेखर जी का एहसान हम लोग अपनी जिंदगी में तो मानते ही थे, मानते हैं, ठीक है, मतलब आज भी मानते हैं। आज हम लोग जहां हैं उसमें किसी एक आदमी का हाथ है तो वो चंद्रशेखर जी का हाथ है। तो 2000 मुझको लगा कि आज मैं उस जगह पर हूं जहां मैं उस एहसान में थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ रिटर्न कर सकता हूं। उसका कोई मुकाबला नहीं उनका एहसान जो हम पर है, लेकिन हमको ऐसा लगा तो हमने उनके बड़े लड़के के लिए एक सीट हमारे पास थी, हम वहां से उनको टिकट देना चाहते थे। हम सोचे कि इस सीट पर उनके बड़े लड़के पंकज को टिकट दे दिया जाए, और वो बगल में ही था बलिया के वो सीट। तो हमने उस सिलसिले में अटल जी से बात की सबसे पहले। तो अटल जी ने कहा इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, चंद्रशेखर का लड़का अगर एनडीए का उम्मीदवार हो, हम प्रचार करने जाएंगे। फिर हमने जॉर्ज फर्नांडिस, चूंकि हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने भी यही इच्छा है कि इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, चंद्रशेखर का लड़का एनडीए से लड़े। हम लोग को बहुत खुशी होगी। तब मैं चंद्रशेखर जी के पास गया, और हालांकि उस सीट के लिए और भी लोग दावेदार थे, ये किसी को पता नहीं था। तो मैं, वो जिंदा है राजधारी सिंह, अंत में फिर मैंने उन्हीं को टिकट दिया। तो मैं चंद्रशेखर जी के पास गया ये कहने के लिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप इजाजत दें तो हम पंकज को टिकट वहां से सलेम से हम ले। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूं परिवार से एक ही आदमी राजनीति करेगी। पंकज की अपनी हैसियत ताकत होती और वो चुनाव लड़ते तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो चंद्रशेखर का बेटा है और दिग्विजय सिंह इसलिए उसको टिकट दे रहा है, तो हम ही को कह दो हम रिटायर कर जाते हैं, पंकज चुनाव लड़े, जिस दल से उनको आपको चुनाव लड़ाना लड़ो, हम बलिया छोड़ दें। और इस बात को देखिए, वो ये लोग आदर्श रहे अपने अपने जीवन, और शायद वही आदर्श उन लोगों का हम लोगों के ऊपर इतना काम करता है कि हम लोग भी जिस जगह पर आज राजनीति में हैं,
सारा दबाव, सारे हम लोगों के पीढ़ी के लोग अपने बाल बच्चों से लेके परिवार के लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं और सब लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हम लोगों को ऊपर भी जब दबाव आता है इस तरह से, तो हम लोगों के मन में भी यही लगता है कि जिस आदमी ने हम लोग को राजनीति में लाया था वो यही सिखाया था कि भाई एक परिवारवाद मत करना राजनीति। और अभी तक हम लोगों की, मैं नहीं जानता हम लोग कितने दूर तक इस पर, लेकिन जिनको आप कहते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया, जिनको प्रभावित किया, वो सब लोग अभी तक तो कम से कम टिके हुए हैं। उन लोगों में से किसी आदमी ने अपने परिवार के बच्चों को चुनाव नहीं लड़ाया जो चंद्रशेखर जी के इस तरह से लोग थे जिनको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह। और बार बार मन कचोटता है हम लोग पर भी, जब दबाव आता है तो यही हम सोचते हैं कि हम लोग चंद्रशेखर जी की आत्मा को क्या श्रद्धांजलि देंगे अगर इन्हीं बातों, कम से कम सैद्धांतिक बातों में इतना समझौता, मान लीजिए समाज बिगड़ गया, तरीका बिगड़ गया, तो वहां कोई समझौता हम लोग कर रहे हों या करते हैं, लेकिन जो हम व्यक्तिगत जिंदगी में अपने वसूल पर खड़े रह सकते हैं उसमें कम से कम समझौता न करें। और उसमें चंद्रशेखर जी हमेशा उनका चेहरा हम लोगों के सामने, कम से कम मेरे सामने तो हमेशा दिखते रहता है। और इसीलिए कोई भी हम अपने परिवार के आदमी को, हमने कहा कि जिस दिन आप लोगों की बहुत इच्छा हो जाएगी आप मुझको किनारे कर दीजिएगा, हम लोग चुनाव राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, आप लोग लड़िए चुनाव, किसी को रोक सकते नहीं। राजनीति में आने वाले लोगों को चंद्रशेखर जी के जीवन की इन घटनाओं से जिन्हें दिग्विजय जी ने बताया, शायद कुछ सीख मिले कि जिंदगी में कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, सिद्धांतों से किस तरह समझौता नहीं करना चाहिए और अपने आप के लिए कुछ नियम बनाए रखने जरूर चाहिए, जिस तरह दिग्विजय सिंह जी ने बना के रखे हैं। धन्यवाद। आपने दिग्विजय सिंह जी को सुना। दिग्विजय सिंह जी ने आपको बताया या हमें बताया कि चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में घटने वाली मुख्य घटनाओं के पीछे के कारण क्या थे, खासकर सोना पर। जो सबसे बड़ी बात दिग्विजय सिंह जी ने बताई वो बात ये थी, आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में चंद्रशेखर जी की राय, किस तरह से संसद में चंद्रशेखर जी ने मनमोहन सिंह जी को लेकर के नरसिम्हा राव जी को जवाब दिया। उससे भी बड़ी बात जो आप इसमें पाएंगे, जिसको दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सफाई से रेखांकित किया है, वो ये कि आज के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी सैद्धांतिक रूप से डिसऑनेस्ट आदमी हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 60 साल में जो कुछ किया था या पिछले 30 साल 20 साल में जो कुछ किया, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने उसके बिल्कुल उल्टा किया। या कहें कि जब वो वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव जी के जमाने में, तब से उन्होंने उसको पूरी तरह से उलटना प्रारंभ कर दिया। चंद्रशेखर जी देश के बड़े नेता थे, उनकी राय को अगर हम हल्के मिलें या कोई हल्के मिले तो शायद वो देश के आने वाले भविष्य को देखना नहीं चाहता, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, ऐसे इंसान के साथ जो किसी बड़े नेता के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण हमको बता सके। नमस्कार।